हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का सुफलों के इस मंच पर। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, वीडियो में हम टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को देख रहे हैं। तो वर्णमाला के हमने 100 क्वेश्चन ऑलरेडी देख लिए हैं और ये आपका 50 क्वेश्चन फिर एक सेक्शन में लिया जाएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो 101 यानी पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, 101वां है, ध्यान रखिएगा, पहला नहीं है। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं? अभी हमने बात की थी ऊष्म व्यंजन के बारे में, है ना। ह, स, श, श, ये हमने बात की थी उस व्यंजन के बारे में। तो कौन सा इसमें से आ रहा है बताइए? हा आ रहा है ना, तो दिस इज आवर राइट आंसर। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे हमने जैसे पता है कौन सा है, ये श, श, स, ह, ये हमारा ऊष्म व्यंजन आता है। च, च, ज, क्या है? ये तालव्य व्यंजन है। ट, ठ, ड, ढ क्या है? मूर्धन्य है। और त, थ, द, ध, न क्या है? ये हमारा आपका दंत्य व्यंजन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आइए, स्र एक संयुक्त व्यंजन है, इसमें किन दो वर्णों को सम्मिलित किया जाता है? स्र जो है एक संयुक्त व्यंजन है, इसमें दो वर्णों को सम्मिलित किया जाता है, ये आपको बताना है। तो कौन से दो वर्णों को सम्मिलित किया जा रहा है? बिल्कुल स और र, साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर। स प्लस र मिला के क्या बन रहा है? स्र बन रहा है। और स्र क्या है? एक संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन है। क्लियर, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट आइए, छ वर्ण जो है किसके योग से बनता है? छ वर्ण जो है आपका ये किसके योग से बनता है, ये बताना है आपको। क श या फिर क प्लस च या क प्लस छ या क प्लस स, बताइए। तो यहाँ बिल्कुल सही, क प्लस श जो है ये मिलके क्या बनाते हैं? छ वर्ण बनाते हैं। और छ क्या है? एक संयुक्त व्यंजन आपका है। क्लियर है सभी को? वेरी गुड। नेक्स्ट आइए, 105 संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है यहाँ पर? तो हमने बात की थी कौन कौन सा, देखिए यह जो है यहाँ पर संयुक्त व्यंजन नहीं है। ठीक है, ध्यान है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट आइए, प्रश्न संख्या 106 संयुक्त व्यंजन कौन सा है यहाँ पर? सभी जानते हैं स्र एक संयुक्त व्यंजन है। नेक्स्ट आइए, ज्ञ जो है बनता है, किससे बनता है? संयुक्त व्यंजन जो आपका ज्ञ है वो किससे बनता है? ग प्लस इया से या फिर किससे बनता है? तो ये बनता है ज और इया से, ये बनता है ज और इया से संयुक्त व्यंजन आपका बनता है। तो बी इज द आवर राइट एंड करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आइए, दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं, दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? बिल्कुल सही, संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, है ना, संयुक्त व्यंजन कहलाएंगे। अल्प प्राण आप सभी जानते हैं, अंतस्थ भी जानते हैं, है ना। अल्प प्राण कौन कौन से हैं? 1 है, 3 है, 5 है। महाप्राण कौन से हैं? 2 और 4 है। अंतस्थ कौन सा है? य है, र है, ल है और व है। व्यंजनों में कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? निम्नलिखित व्यंजनों में कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको? दिस इज, ये संयुक्त व्यंजन नहीं है, बाकी ये सभी संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। त्र किन वर्णों के सहयोग से बना है? त्र जो है किन वर्णों के सहयोग से बना है? बिल्कुल सिंपल आंसर है, बिल्कुल सही, त और र के। त्र है ना, त और र के, इनके वर्णों के सहयोग से ही बना है। कौन एक अल्प प्राण ध्वनि है? हमने बात की थी 1 और 3 और 5, ये क्या है? अल्प प्राण है, अल्प प्राण है। और 2 और 4 ये क्या है? महाप्राण है। तो 1 और 3 5 में क्या आएगा? अल्प प्राण पूछा है ना, बताइए। क बिल्कुल अल्प प्राण है, ख महाप्राण है, ग अल्प प्राण है, घ महाप्राण है। ठीक है, त थ द ध, तो यहां देखिए ध भी क्या है? ये महाप्राण में आ रहा है। और घ आपका ये भी महाप्राण में आ रहा है। ख जो है ये भी महाप्राण में आ रहा है। क जो है आपका ये केवल अल्प प्राण में आ रहा है। तो क इज द आवर राइट एंड करेक्ट आंसर। इनमें से कौन सा व्यंजन जो है आपका अल्प प्राण है? वही बात के लिए हमने, तो च आपका अल्प प्राण है। पहला वर्ड और तीसरा वर्ड और पांचवा वर्ड ये सभी अल्प प्राण है। दूसरा और चौथा महाप्राण है, भूलिएगा नहीं, बार बार लिख रहा हूं ताकि आप भूले नहीं। क्लियर है, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट आइए, 113 अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? अल्प प्राण तो कौन सा है? क ख ग घ। तो हमने किसकी बात की थी? पहला, तीसरा और पांचवा। तो यह क्या हो गया? ग दिया हुआ है ना, तो दिस इज आवर राइट आंसर। क ख ग, ग जो है आपका
अल्प प्राण है। कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? क्या बोला है? कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है, ये पूछा है। फटाफट बताइए। बिल्कुल सही, च छ ज, च छ ज, ज तीसरे नंबर पे आ रहा, मतलब ये क्या है? अल्प प्राण है, ये अल्प प्राण है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। महाप्राण व्यंजन कौन सा है? महाप्राण व्यंजन कौन सा है? देखो, त थ द ध न, प फ ब भ म, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? त जो है आपका अल्प प्राण हो जाएगा। ठीक है, प फ ब भ क्या हो जाएगा बताइए? बिल्कुल सही, भ जो है हमारा ये महाप्राण व्यंजन हो जाएगा। महाप्राण व्यंजन सी जो है यानी भ जो है वो हमारा महाप्राण व्यंजन हो जाएगा। सभी महाप्राण वर्णों वाला समूह क्या? अब देखिए यहां महाप्राण वाले वर्णों की बात कर रहा है। क ख, ख महाप्राण है, च छ त थ ट ठ, ट इसमें क्या अल्प प्राण आ जा रहा है? ट क्या आ जा रहा है? अल्प प्राण आ जा रहा है। तो बताइए फटाफट क्या हो जाएगा? तो यहां पे हो जाएगा आपका त थ द ध। बिल्कुल सही, तो आपका ट जो है वो अल्प प्राण में आता है ना, ठ जो है वो महाप्राण के अंतर्गत आता है, तो बिल्कुल सही। तो ख, छ और ठ ये सभी हमारे महाप्राण के अंतर्गत आ जाएंगे। क्लियर है? वेरी गुड। नेक्स्ट आइए, व्यंजनों में कौन सा महाप्राण है? कौन सा यहां पर महाप्राण है? तो ठ जो है महाप्राण है आपका। प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण क्या कहलाता है? हमने दूसरा और चौथा के बारे में बात किया, महाप्राण की बात की थी, महाप्राण के बारे में। पहला, तीसरा और पांचवा ये क्या हो जाएंगे? ये अल्प प्राण हो जाएंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? महाप्राण इज द राइट आंसर। महाप्राण ध्वनियां व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं? तो दूसरे और चौथे संबंधित हैं। ठीक है, हिंदी के स्पर्श व्यंजन के पांचों वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण होते हैं। पांचों वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण क्या होते हैं? महाप्राण व्यंजन होते हैं। कौन सा कथन यहाँ पर अशुद्ध है ये बताना है, अशुद्ध कथन यहाँ पर आपको बताना है। तो 121 का आपको आंसर करना, बताइए। हिंदी में ज्ञ का उच्चारण परंपरा से भिन्न हो गया है, बिल्कुल सही बात है। दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है, देखते हैं। विसर्ग कंठ वर्ग वर्ड है, बिल्कुल सही है। छ एक संयुक्त व्यंजन है, मतलब बाकी तीन तो हमारे सही है, ए भी सही है, सी भी सही है, डी भी सही है, बी जो है ये गलत है, यानी आंसर हमारा ये हो सकता है। तो दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण जो है एक साथ नहीं हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित ध्वनियों में कौन सुमेलित है? ग अघोष है क्या? देखिए हमने बात कर ली थी, पहला और दूसरा क्या है? अघोष है। ठीक है, और तीसरे, चौथे और पांचवें ये सघोष है। ठीक है, पहला, तीसरा और पांचवा अल्प प्राण है। ठीक है, दूसरा और चौथा ये महाप्राण है, तो आप इससे कनेक्ट कर सकते हैं। अब क ख ग, ग क्या आ रहा है? तीसरे नंबर पे आ रहा है ना, तो ये अघोष तो होगा नहीं। ठीक है, इसको प फ ये भी आपका जो है इसके अंतर्गत आ रहा है, बिल्कुल सही। और स जो है, अच्छा ये तो साफ साफ दिया हुआ है ना, स जो है ऊस में आता है, तो ऊस में वाला बिल्कुल सही है। ठीक है, ये फ जो है क्या है? महाप्राण है, महाप्राण है। ठीक है, सेकंड नंबर पे आ रहा है ना, तो सेकंड वाला क्या है? सेकंड हमने बात की थी प फ, प फिर फ, तो फ क्या है? सेकंड नंबर पे है, सेकंड मतलब क्या हो गया? महाप्राण हो गया, तो ये गलत हो गया। ट ट ठ, अब ठ क्या है? अघोष है, क्योंकि पहले और दूसरे नंबर पे है, दूसरे नंबर पे अघोष है। हमने देखा यहाँ पर देखो एक और दो अघोष होता है, तो ठ क्या अघोष हो जाएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा, यहाँ अघोष हो जाएगा। तो हमारा सही आंसर क्या निकल गया है? श जो है उसमें है, वो हमारा बिल्कुल सही आंसर निकल के आया है। अघोष वर्ण कौन सा है? बात की थी पहला और दूसरा क्या है? अघोष वर्ण है। तो बात करो यहाँ पर, देखो कौन सा अघोष आएगा? अ, ज, ह या स? बताइए फटाफट। बिल्कुल सही, यहां पर श जो है ये अघोष वर्ण में आएगा आपका। नेक्स्ट आइए, अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष बिल्कुल प जो है हमारा प फ, प वर्ग है ना, तो प पहला नंबर पे अवेलेबल है, तो ये अघोष हो जाएगा। कौन सा वर्ड अघोष है? च जो है अघोष है, पहले नंबर पे आ रहा है। कौन सा वर्ड अघोष है? तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? क वर्ग अघोष आ जाएगा। क्लियर है? फास्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये सब सिंपल है, आपके दिमाग में सब बैठ रहा है। ठीक है, तो रिवीजन ही हो रहा है एक तरह से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए, कौन सा घोष? अच्छा वही बार बार आ रहा है अलग अलग एग्जामों में, जैसे ये वीडियो के एग्जाम 2018 में आया है, ये वाला
कांस्टेबल के एग्जाम में आया है, ये वाला युवा कल्याण विकास अधिकारी के एग्जाम में आया है ना, सब एक दूसरे से आए हुए हैं। यहाँ बताना है आपको अघोष, ये घोष पूछा है मतलब सघोष, घोष का मतलब सघोष है, ये ध्यान रखिएगा। बताइए च छ ज, अब ज जो है आपका ना ये तीसरे नंबर पे आ रहा है, और तीसरा चौथा और पांचवा हमने बात की थी क्या है, सघोष है यानी घोष है, ये हमने ऑलरेडी बात कर रखी थी। तो यहाँ पर आपका ज इज द राइट आंसर। सघोष वर्ड कौन सा है, सघोष की बात हो रही है ना, यानी तीसरे चौथे और पांचवें वर्ड की बात हो रही है ना। तो यहां पर देखो त थ प फ क ख ग घ ङ, है ना। तो यहां पे हो जाएगा आपका ब वाला जो आएगा ये सघोष आएगा, ब वाला जो आएगा प फ ब भ म, यानी तीसरे नंबर पे आ रहा है ये, तो हमारा क्या हो जाएगा सघोष वर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट आइए अयोगवाह, अयोगवाह कहा जाता है, किनको अयोगवाह कहा जाता है, बिल्कुल सिंपल, अभी मैंने बताया था, बिल्कुल सही, विसर्ग को अयोगवाह कहा जाता है, अंग और ये विसर्ग अयोगवाह में आते हैं। क्लियर है, वेरी गुड। नेक्स्ट आइए संयुक्त व्यंजन आप सभी जानते हैं, अल्पप्राण महाप्राण भी समझ गए आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए अयोगवाह कहा जाता है, बिल्कुल अनुस्वार एवं विसर्ग को अयोगवाह कहा जाता है। क्लियर है सभी को, बिल्कुल ध्यान रहना चाहिए, एकदम बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। अब देखो हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां हैं, अब यहाँ पे बिना देखे आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है, तो आप बिना देखे बिल्कुल आंसर कर दोगे, क्या है बिल्कुल आंसर कर दो, बिल्कुल सही 52 टोटल हमने पढ़ा था ना 52, तो 52 इज द राइट आंसर। जिन लोगों ने नहीं पता कि 52 कैसे होना है, पहले वीडियो में देखें, वहां पे पूरा बताया गया है कि 52 कैसे हुआ है, डिटेल में वहां जाके देखेंगे आप। नेक्स्ट आइए जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है न व्यंजन में की जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, ना भाई साहब स्वर के रहे, ना इधर के रहे, ना उधर के रहे, तो क्या कहलाएंगे, बिल्कुल सही अयोगवाह कहलाएंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट आइए अंतस्थ पता है ना, य र ल व उसमें भी पता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए आगत भी पता है ना आपको, जो विदेशी भाषा वाले हैं, है ना, नुक्ता वाले, वही तो आगत है आपके, क ख ज, ये सभी जो नुक्ता वाले हैं ये सभी आपके आगत वर्ड कहलाएंगे। हिंदी वर्णमाला में अंग और अह क्या है, अयोगवाह है, सिंपल सा, है ना। चलिए नेक्स्ट आइए ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता है, समझ रहे हैं किसके बारे में बात हो रही है, बिल्कुल सही अंग और अह की बात हो रही है, तो अयोगवाह, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इनका जो है दो मात्राएं हैं, प्रयोग भी किया जाता है लेकिन इनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता, अयोगवाह के रूप में इनको अलग से लिखा जाता है। नेक्स्ट आइए हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ड कौन से हैं, अभी हमने बात की अंग और अह अयोगवाह वर्ड हैं, ठीक है। ओष्ठ हो गया, तालव्य हो गया, कंठ हो गया, ये सभी आप याद करते हुए चला करिए, ठीक है। नेक्स्ट आइए वो वर्ड है, अब हमने बात की थी य और व जो है अर्धस्वर होते हैं, ये हमने बात की थी, है ना। य और व एक चीज से आप दो निशाना लगाइए, अर्धस्वर की बारे में बात की थी, ये अंतस्थ व्यंजन भी आते हैं य र ल व, और य व अर्धस्वर कहलाते हैं। तो वह क्या है आपका, बताइए दंतोष्ठ है, क्या है य और व जो है आपका दंतोष्ठ है, ये ध्यान रखिएगा। तो दिस इज आवर राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड सघोष महाप्राण है, देखिए सघोष का मतलब क्या, 2, 3, 5 में आना चाहिए, महाप्राण का मतलब क्या होना चाहिए, 2 और 4 में आना चाहिए, मतलब केवल 2 आप निकाल लो। दूसरे नंबर वाला कौन सा है, क दूसरे नंबर का नहीं है, च छ दूसरे नंबर का नहीं है, त ट ठ जो है आपका दूसरे नंबर का है, तो दिस इज द राइट आंसर। यानी आपका एक सेकेंड, सघोष तो 3, 4, 5 था ना, 3, 4, 5, और अब महाप्राण था 2 और 4, ठीक है, 2 और 4, तो 4 नंबर वाला यहाँ कनेक्ट होगा। कौन सा नंबर कनेक्ट होगा, यहाँ पर 4 नंबर कनेक्ट होगा, तो कौन सा हो गया, यहाँ पर च छ झ, च छ ज झ, ये आएगा, झ जो है ये आएगा, क्योंकि ट ट और ठ आपका अघोष है लेकिन महाप्राण है, लेकिन सघोष नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान रखिए 4, 3, 4, 5 है और 2, 4 है, 2, 4, 5 मैंने बता दिया, वो मिस्टेक हो गया, तो यहाँ 3, 4, 5 इज द राइट आंसर। 3, 4, 5 क्या है हमारा, ये हमारा है सघोष, और 2, 4 क्या है महाप्राण, कनेक्ट कर लीजिएगा, करेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आइए कामता प्रसाद गुरु ने बाह्य प्रयत्न के अनुसार व्यंजनों के कितने भेद माने हैं। कामता प्रसाद ऐसे क्वेश्चन में पूछा है आपके, देखिए TGIC PGT के एग्जाम में पूछा है, तो बताइए यहाँ पर उनके अनुसार जो है कितनी मात्राएं अनुसार व्यंजनों के जो भेद माने गए हैं वो कितने माने गए हैं, तो वो 2 भेद माने गए हैं, कितने, 2 भेद माने गए हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए
उच्चारण की दृष्टि से वह क्या है, अभी वह हमने ध्वनि पढ़ी थी, क्या है, दंतोष्ठ है, ठीक है, वह दांत का भी इस्तेमाल हो रहा है वो, और ओठ का भी इस्तेमाल हो रहा है। कौन सी व्यंजन ध्वनियां स्पर्श संघर्षी कहलाती है, अभी हमने स्पर्श संघर्षी चार पढ़ी थी, कौन कौन सी चार पढ़ी थी, च छ ज झ, यही आपकी क्या है, स्पर्शी भी है और संघर्ष भी कर रही है बोलने में, है ना, तो ये सभी क्या हो जाएंगी आपकी स्पर्श संघर्षी हो जाएंगी। ओके, क ख ग घ आपने पता है कंठ वाला है, ट ठ ड ढ मूर्धन्य वाला है, प फ ब भ ब भ ये क्या है आपका ओठ वाला है। नेक्स्ट आइए, दंतोष्ठ कौन सी है, थ त थ दंत वाला है, फ ओठ वाला है, म ये क्या है, व, बिल्कुल सही, व जो है आपका ये दंतोष्ठ है। नेक्स्ट आइए, हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण और ओष्ठ व्यंजन ध्वनि कौन सी है। स्पर्श मतलब क से त वर्ग में आना चाहिए, है ना, प वर्ग में आना चाहिए, इन सब वर्गों में आना चाहिए। घोष का मतलब क्या हो गया, घोष का मतलब 3 4 5 आना चाहिए। महाप्राण का मतलब क्या हो गया, महाप्राण का मतलब 2 और 4 होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो यहां पर ट ठ, ठ जो है स्पर्श में आता है लेकिन घोष नहीं है, त थ, थ भी दूसरे नंबर पे आता है, उसको भी कैंसिल करो। ह क्या है, ऊष्म है ना, तो यहाँ क्या आंसर हो जाएगा, 142 का क्या आंसर हो जाएगा, बिल्कुल ये भी बाहर हो जाएगा, ये भी बाहर, ये भी बाहर, बचा क्या, भ बचा, देख रहे हो ना आप यहाँ पे, ये देखो ये भ है ना, यहाँ पर कौन से नंबर पे, चौथे नंबर पे। अब चौथे नंबर है मतलब क्या है, चौथा नंबर ये आ गया, इसमें भी कनेक्ट हो गया, इसमें भी कनेक्ट हो गया, भ ओठ का भी इस्तेमाल हो रहा है, स्पर्श भी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए, आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से ब वर्ग का वैशिष्ट्य क्या है, आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से ब वर्ग का वैशिष्ट्य क्या है। देखिए ब जो है तीसरे नंबर पे आता है, प फ ब। अब ब जो है कौन सा हो जाएगा, सघोष हो जाएगा, सघोष हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा अल्प प्राण, अल्प प्राण हो जाएगा। ये दो चीज तो पहले देखो इसमें है कि नहीं, किसमें किसमें है ना, महाप्राण वाला हटा दो, ठीक है। अल्प प्राण किसमें किसमें है, ये बाहर, और ब में देखो आप ओठ का इस्तेमाल हो रहा है ना, तो ये दंतोष्ठ भी हटाओ, नहीं दंतोष्ठ तो रहेगा, ब इसमें दंत का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा आपका आंसर अघोष तो है नहीं है, तो ये भी बाहर हो गया, है ना, ये वाला ही बाहर हो गया। स्पर्श संघर्षी तो है नहीं है, तो ये तो ऑलरेडी बाहर हो गया। स्पर्श है लेकिन स्पर्श संघर्षी नहीं है। स्पर्श संघर्षी कौन कौन से हैं, च छ ज झ, ये स्पर्श संघर्षी हैं, तो ये चीज देखो इसकी वजह से ये बाहर हो गया। और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पर ये महाप्राण की वजह से बाहर हो गया, और यहाँ अघोष की वजह से बाहर हो गया। तो बच क्या रहा है, दंतोष्ठ, स्पर्श, अल्पप्राण, घोष और निर्नुनासिक। ये बिल्कुल सही है, यहाँ पर बी इज द राइट आंसर विद द फैक्ट। पाठनीय शिक्षा में ध्वनियों को वर्गीकृत करने के क से 5 आधार स्वीकार किए गए हैं। वो कौन से क से 5 आधार स्वीकार किए गए हैं, ये आपको बताना है। बिल्कुल सही, स्वर, काल, स्थान, प्रयत्न और अनुप्रदान, ये आपके 5 जो आधार हैं वो स्वीकार किए गए हैं। अघोष अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है, अघोष का मतलब क्या हो गया, 1 और 2, अल्प प्राण का मतलब क्या हो गया बताओ, बिल्कुल सही 1, 3 और 5, तो क्या होगा 1 वाला आ जाएगा, बताइए। तो यहां पर बिल्कुल सही समझ रहे हैं, क और जो त है वो इसके अंतर्गत आ जाएगा, बिल्कुल सही, क और त आ जाएगा। प्रसन्नता शब्द में कौन सी ध्वनि है, प्रसन्नता, प्रसन्नता स्वर में कौन सी ध्वनि है ये बताना है। तो देखिए युग्मक ध्वनि है, देखिए न और न 2 जगह इस्तेमाल किया गया है, तो युग्मक ध्वनि के अंतर्गत ही आएगा, ठीक है, युग्मक ध्वनि के अंतर्गत ये आएगा। ड ढ ध्वनियों के विषय में कौन सा कथन शुद्ध है, ये तालव्य ध्वनियां हैं, ये मूर्धन्य उच्छिप्त ध्वनियां हैं, इनका प्रयोग शब्द के आरंभ, मध्य तथा अंत में किया जाता है, दोनों महाप्राण है, तो क्या सही हो जाएगा बताइए। बिल्कुल सही, ये मूर्धन्य और उच्छिप्त ध्वनियां हैं, ये बिल्कुल सही है। अपने बात की थी ना, उच्छिप्त का मतलब क्या हो गया, एकदम से ऊपर उठ के और तुरंत नीचे आ जाना, है ना, ये ताड़न जात भी कह सकते हैं इसको, और भी क्या कहते हैं, हाँ द्विगुण वाले, द्विगुण भी कहते हैं, 2 गुण है इनके, तो ये चीज है। बाकी शब्द के आरंभ मध्य अंत में इनका सर्वत्र प्रयोग नहीं कर सकते आप, है ना, शुरुआत नहीं कर सकते इसका, मध्य में जरूर आप प्रयोग कर सकते हैं, धुलाई, है ना, और क्या था, सड़क, है ना, और ये सारी चीजें हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। दोनों महाप्राण तो नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट आइए, अनुस्वार किस ध्वनि का सूचक नहीं है, अनुस्वार
किस ध्वनि का सूचक यहाँ पर नहीं है, ये पूछा गया है। बिल्कुल य का सूचक नहीं है। बाकी आप सभी जानते हैं अंग, य, ड़ ये सभी अनुस्वार के अंतर्गत आता है। क व्यंजन के विषय में कौन सही है? देखो क के बारे में क्या बात कर सकते हैं, क तो महाप्राण नहीं है, तो ये बाहर हो गया, ये बाहर हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया। अब क में क्या है? अघोष है, बिल्कुल है। सघोष नहीं है, यानी ये भी बाहर हो गया। तो क्या बचा? ए इज द राइट आंसर। अल्पप्राण है, अघोष है, स्पर्शी है और कंठ के द्वारा बोला जाता है। तो बिल्कुल हमारा ये आंसर टिक हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 150। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? अनुनासिक क्या होते हैं? पंचमाक्षर को, वर्ग के पंचम अक्षर को हम अनुनासिक कहते हैं। तो दिस इज आवर राइट आंसर। ओके, सो हियर इट इज। आपका 150 क्वेश्चन आज हमने तीसरे पार्ट में कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत कुछ याद हुआ होगा। अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर ये वाला जो कंसेप्ट था वो समझ में नहीं आया, इसको कैसे याद किया जाए या किस तरह से समझा जाए। तो आप जरूर बताइए। कहीं भी कोई भी दिक्कत आती है, हमने सबके बारे में बात कर ली, संयुक्त के बारे में बात कर ली, अयोग व आगत के बारे में बात कर ली, अंतस्थ व्यंजन के बारे में बात कर ली, है ना, उस व्यंजन के बारे में बात कर ली, ह्रस्व व्यंजन के बारे में बात कर ली, लघु व्यंजन के बारे में बात कर ली, है ना, अर्धविवृत, समृद्ध और अर्ध समृद्ध, इन सब के बारे में बात कर ली, अल्पप्राण महाप्राण के बारे में बात कर ली, अघोष सघोष के बारे में बात कर ली, कुल कितने व्यंजन होते हैं, मूल व्यंजन कितने होते हैं, है ना, और स्वरों का वर्गीकरण भी देख लिया। ये सभी हमने देख लिया। अब बस केवल क्या है, बाकी के 50 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन आज हम फटाफट देखेंगे नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, सो वीडियो कैसा लगा जरूर आप बताइएगा, और किन किन चीजों की आपकी अपेक्षाएं हैं वीडियो को लेकर के, कि लाइव चलना चाहिए या इस तरह ही चलना चाहिए, तो बताइएगा जरूर। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।